स्टूडेंट्स, अपन आज क्लास 9 साइंस में एक चैप्टर की स्टडी करते हैं। बहुत लंबा समय हो चुका है आप लोगों के घर पर बैठे हुए। अपन फिर से एक बार अध्ययन को शुरू करते हैं और अपनी जो दिमाग को बंद हो चुका था उसको एक बार फिर से पढ़ाई के साथ जोड़ते हैं। क्लास 9 इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। दोनों भाषा में इसको बोल रहा हूँ, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों मेरे साथ स्टडी करें। आज अपन जो लेसन पढ़ रहे हैं उस लेसन का नाम है थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु एवं परमाणु। चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि पहला और दूसरा चैप्टर आप लोग विवेक सर के साथ डिस्कस कर चुके थे। दोनों भाषा में से बोल रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में यहाँ लिखूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करें मुझसे। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, अणु और परमाणु के बारे में अपन विचार करते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय से अपन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, पाठ परिचय, इसका नाम है पाठ का परिचय, क्योंकि किसी पाठ को पढ़ने से पहले उसका परिचय जान लेते हैं तो आगे उसमें जो जो बातें आती है उसके बारे में अपने को कोई दिक्कत नहीं होती। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपन इस चीज को समझते हैं। देखो, जिस प्रकार से विज्ञान में, साइंस में सजीवों की संरचना लिविंग थिंग्स सेल से मिलकर बनती है, कोशिका जिसे कहते हैं, उसी प्रकार से एक और अपने पास सूक्ष्म कण है, एक बहुत छोटा पार्टिकल है जो इस धरती के हर कण कण में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, और उसका नाम है एटम। उसका नाम क्या है? एटम है। क्योंकि पहले चैप्टर में आप लोगों ने मैटर पढ़ा था। मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो कोई आपसे पूछे पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई, पदार्थ की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम बताओ, तो अपन क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। क्योंकि पहले पार्ट में इसके बारे में डिस्कस नहीं था। पहले पार्ट में केवल मैटर और उसकी तीन स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। इस पार्ट में अब अपन मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, मैटर किससे मिलकर बना है, उसके बारे में भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो एटम के बारे में पढ़ते हैं। देखो, आज से कई साल पहले जब विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, साइंस में टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंस इतनी डेवलप नहीं थी, तो साइंटिस्ट बिना टेक्नोलॉजी, बिना किसी एपरेटस लैब की सहायता से भी हर चीज को अपनी मनोविज्ञान की ताकत से बता दिया करते थे। ये उसी समय का खोजा हुआ शानदार कण। एटम हिंदी में इसे बोलते हैं परमाणु। हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं इसे, हिंदी में इसे अपन बोलते हैं परमाणु। परमाणु का मतलब होता है किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक आए, डिफरेंट टाइप के साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने कंसेप्ट दिए, अपने अपने मत दिए। इंडियन साइंटिस्ट भी था महर्षि कंद ने इस चीज को परमाणु शब्द दिया। क्यों दिया? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि इस धरती पर जितनी भी चीजें हैं वो किसी ना किसी चीज से मिलकर बनी हुई है, और वो छोटी से छोटी जो कण था, उस छोटे से छोटे कण, स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम ही महर्षि कंद ने क्या बताया? परमाणु बताया। इंग्लिश में अपन इसे क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। तो एटम की कोई आपसे अगर डेफिनेशन पूछे पाठ परिचय में, तो अपन क्या बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। यानी पदार्थ का सूक्ष्मतम भाग, सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। एक एक परमाणु जुड़ते हैं। अपन एक दीवार की बात करें, इस दीवार की, अगर आज ये दीवार खड़ी है तो किस पर खड़ी है? ईंटों पर। ईंट क्या है? पदार्थ है। तो ईंट किससे मिलकर बनी है? एटम से मिलकर, परमाणु से मिलकर बनी है। एक एक कण जुड़े उसके, मिट्टी के एक एक कण जुड़े, उस कणों में क्या है? परमाणु। एक एक कण जुड़े, ईंट बनी, ईंटों से क्या तैयार हुई? दीवार तैयार हुई। इसी प्रकार से इस धरती की अपन भी उसमें शामिल है। कोई कहे अपन किससे मिलकर बने, तो अपनी भी कोशिका का एक एक कण परमाणु से मिलकर बने, तब जाकर जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बच्चों, इस पाठ परिचय में आज अपन पढ़ने वाले हैं परमाणु आखिर है क्या, परमाणु की क्या संरचना होती है, परमाणु कैसे तत्वों को, यौगिकों को मिलकर बनाता है। तो इस प्रकार अपन इस पाठ को शुरू करते हैं। इसमें अब सबसे पहले दो नियम आते हैं। सबसे पहले इसमें अपने दो नियम आते हैं, एटम से रिलेटेड, परमाणु से रिलेटेड, दोनों नियमों को पढ़ते हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा आपका इसमें आता है, पहला लॉ हो गया, दूसरा इसमें आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन।
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दो नियम है अपने पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस चीज को अपन आज समझते हैं। देखो इस चीज को अपन कैसे समझते हैं, इस चीज को आप लोग समझना। अपन ने एक गिलास में नींबू पानी बनाया, ये गिलास है मेरे पास, इसमें आप लोगों ने समझ लो 5 लीटर पानी लिया। 5 लीटर पानी कितना लिया? 5 लीटर पानी। नींबू पानी बनाना है आपको, नींबू पानी। और इस 5 लीटर पानी में समझ लो अपन ने 1 लीटर नींबू का रस मिला दिया। नींबू का रस, ये दोनों चीजें भी अलग अलग है, ध्यान से समझना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? 5 लीटर पानी और 1 लीटर नींबू का रस मान लेते हैं एग्जाम्पल। ये दोनों चीजें भी अलग अलग है, दोनों को मैं मिलाऊंगा तो इन दोनों का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 5 + 1, ना कम ना ज्यादा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में जब दो तत्वों को मिलाया जाता है तो तत्वों के मिलने पर जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट, तत्वों का मतलब होता है एलिमेंट्स। इंग्लिश में बोल देता हूं, जब केमिकल रिएक्शन में दो एलिमेंट्स मिलते हैं और मिलने पर जो प्रोडक्ट बनता है और उनका जो अपन मास यानी वेट देखते हैं वो सबका फिक्स होता है। कैसे देखना? C + O2, CO2 ये लिख दिया अपन ने। अब देखना इनका द्रव्यमान निकालते हैं अपन। कार्बन का कितना होता है मास? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। नीचे 2 है, मल्टीप्लाई 2। दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। ये वही कहानी है, अगर आप 1 किलो आलू लेने जा रहे हो तो अगला बंदा आपको 1 किलो ही तोल के देगा, ना कम ना ज्यादा। 12 + 32, ये कितने हो गए? 48। 48 हो गए। ये 48 इस तरफ भी होने चाहिए, देखना अभी यहां पर 12 + 16 मल्टीप्लाई 2, तो 12 + 32, ये कितने हो गए? 48। इसका मतलब है कि सीधी, सॉरी 44 हो गए आपकी, 44। इसका मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया कराने से पहले और अभिक्रिया करवाने के बाद मास हमेशा संरक्षित रहता है। ना तो मास कम होगा ना मास ज्यादा होगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखें। ये चीज विशेष है, क्यों? क्योंकि इसमें एटम का ही रोल। क्योंकि किसी भी अभिक्रिया में अपन ने कोई भी एटम एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर सकते, ना उसमें से घटा सकते हैं एटम को। एटम फिक्स है, बस अपना रूप बदल लेता है, अपना स्थान बदल लेता है। यहाँ एटम अपना स्थान और रूप बदल लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। लेकिन इनकी जब अभिक्रिया करवाई, दोनों जुड़े, कार्बन डाइऑक्साइड बन चुके हैं, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के एटम आपस में जुड़ गए। लेकिन देख लो इनका मास, इनका द्रव्यमान देख लो, दोनों तरफ फिक्स है। हर रासायनिक अभिक्रिया का आप इस तरीके से निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से, लेकिन ध्यान रखना अंत में जो मास आएगा इनका पूरा जुड़ा हुआ, वो हमेशा बराबर आना चाहिए, तभी इस नियम की पालना होगी। नहीं तो ये नियम गलत हो जाएगा और अपना सवाल भी गलत हो जाएगा, नंबर कट जाएगा। तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन करवाने से पहले और रिएक्शन करवाने के बाद मास हमेशा संरक्षित रहता है, मास हमेशा कंजर्व रहता है। दूसरा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने घर में देखा, मम्मी आटा गूंथती है। जब आटा गूंथती है तो पानी एक साथ नहीं डालती है, थोड़ा थोड़ा करके, एक अमाउंट होती है, एक मात्रा होती है। हर चीज की एक मात्रा होती है। घर में अपन चाय बनाते हैं, चाय पत्ती चीनी एक मात्रा में ली जाती है, दूध पानी एक मात्रा में ली जाती है। इसी तरीके से रासायनिक अभिक्रिया में भी हर चीज को बनाने में एक मात्रा होती है। कैसे? देखिए, मेरे को अमोनिया गैस बनानी है, N2 + H2 = NH3। ये मैंने अमोनिया गैस बनाई है, N2 + H2 NH3। मेरे को अगर ये अमोनिया गैस बनानी है तो मैं यही चीज लूंगा, ध्यान रखना इस चीज का। अगर मेरे को अमोनिया गैस बनानी है तो मैं यही चीज लूंगा और इसी अनुपात में लूंगा, ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर मेरे को पानी बनाना है तो H2 + O2 H2O, मैं यही अनुपात लूंगा। यहाँ मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको, H2 + O H2O। आप कहोगे सर यहाँ ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है,
हिसाब से तो सीधी सी बात है ना, क्योंकि यहाँ देखो H2O समीकरण तो ये सही होनी चाहिए, लेकिन ये अनुपात गलत है। इस अनुपात में चीजें नहीं बनती है, हमेशा ध्यान रखें। जल अगर मेरे को पानी बनाना है तो H2 प्लस O2 यही अनुपात मेरे को लेना पड़ेगा। आई बात समझ में? ये तो अपन इसको संतुलित करेंगे। वही बात हो गई ना, अगर आप सब्जी लेने जा रहे हो, थोड़ा सा बाट कम नीचे हो गया, वो एक आलू एक्स्ट्रा डाल देते हैं, कोई चीज एक्स्ट्रा डाल, लेकिन तोल पूरा बराबर करेगा। ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, ये समीकरण गलत है अपनी, क्योंकि अनुपात सही नहीं। H2 प्लस O कभी भी इस रूप में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके जल कभी भी नहीं बनाएगा, पानी कभी भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अनुपात गलत है। यही अनुपात सही है, हमेशा ध्यान रखें। H2 प्लस O2 जल बनेगा, क्योंकि जब अपन इसका अनुपात निकालते हैं तो इनका अनुपात वैज्ञानिकों ने निश्चित करके रखा है। कैसे देखना, इसको पहले संतुलित करो। H2O ऑक्सीजन के यहाँ एक है, पहले यहाँ 2 कर दो, 2 करने से ऑक्सीजन के 2 हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ 2 कर दो। ये अभिक्रिया अब आपकी सटीक बैठी। अब इसका अनुपात निकालो, इसका अनुपात फिक्स है, देखो कैसे, 2 × 1, आगे 2 है, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और नीचे फिर 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16 × 2, ये कितने हो गए 4 प्लस 32, ये कितने हो गए टोटल 36 हो गए आपके। इसी तरीके से जब आप इसका निकालोगे तो इसका भी आपका अनुपात कितना आएगा, इतना ही आएगा। तो बच्चों इस तरीके से ध्यान रखें, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है आप कोई भी यौगिक जब बनाओ, कोई भी कंपाउंड बनाओ, तो उसकी मात्रा भी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो ये था आपका आज पाठ का परिचय, जिसमें अपन ये समझा कि अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं और उसके 2 नियम क्या है। अगली क्लास में अपन ये देखेंगे परमाणु की संरचना और परमाणु का विस्तार से बताने वाले वैज्ञानिक और उनकी अवधारणा क्या थी। यहाँ तक आप इसकी रीडिंग लगा ले, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट करें। धन्यवाद।